नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक चैनल पर मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन, ये वीडियो। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, चक्रवाती तूफान मिगजॉ जिसे अलग-अलग नाम दिया जा रहा है क्योंकि उसका अगर हम उसकी स्पेलिंग देखें तो मिचोंग था, लेकिन उसे प्रोनाउंस किया जा रहा था अगर हम म्यांमार की भाषा में देखें तो मिगजॉम, और इसे नाम म्यांमार नहीं दिया था। साइक्लोनिक स्टॉर्म लैंडफॉल करने के बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तमाम हिस्सों में तबाही मचाने के बाद उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हुए अब कमज़ोर हो चुका है, और इसका प्रभाव या रेमिनेंट इम्पैक्ट अगर हम देखें तो बहुत अधिक नहीं रह गया है, लेकिन कुछ नमी का फ्लो अभी भी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बना हुआ है, तो इसके कारण यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा या बादल आने की संभावना बनी हुई है। इस बीच एक सर्कुलेशन यहाँ पर अरब सागर के दक्षिण पूर्वी रीजन, कोमोरिन रीजन, मालदीव और एडजॉइनिंग लक्षद्वीप के ऊपर दिख रहा है। इसे देखते हुए कई लोगों को ये आशंका पैदा हो रही है कि क्या फिर से एक साइक्लोनिक स्टॉर्म भारत के तटों पर बनने जा रहा है। और ये इंडिया की यानी भारत की दो सी बेसिन है, एक है बंगाल की खाड़ी और एक है अरब सागर। इन दो जगहों पर तूफान बनते हैं। तो कई बार आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब भी तूफान बनते हैं बंगाल की खाड़ी पर, जब पश्चिम की दिशा में बढ़ते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा में, तो आगे आने के बाद, तटों के पास पहुंचने के बाद ये अपना रास्ता मोड़ते हैं। उससे पहले इनका जो रुख रहता है वो सीधे उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ लगातार बना रहता है। इसी तरह से जो तूफान अरब सागर में बनते हैं, विकसित होते हैं, इनका सीधा रास्ता निकलता है अफ्रीकन पेनिनसुला की तरफ, और ये आगे बढ़ते जाते हैं। हालांकि कई बार 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास पहुंचने के बाद ये रास्ता मोड़कर गुजरात पर भी लैंडफॉल करते रहे हैं। ऐसा इतिहास रहा है, रिकॉर्ड रहा है। अलग अलग स्लाइड में बहुत सारी चीजें मैं दिखाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि क्या यहाँ पर साइक्लोन बनने की संभावना नजर आ रही है। ये है चक्रवाती तूफानों का ट्रैक 1970 से लेकर 2005 के बीच का। 35 सालों में जो ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा है। आमतौर पर हम जो हमें देखने को मिलता है, आमतौर पर जिसकी हम उम्मीद करते हैं, यानी कि इस साल हर साल इस महीने में इतने तूफान बनते हैं, ये जो एक रुझान है वो हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर आधारित होता है। और उसमें अगर परिवर्तन, फ्लक्चुएशन आने लगे, यानी मान लीजिए कि अगर अक्टूबर में आमतौर पर इतिहास रहा है कि 2 से 3 तूफान बनते हैं, या अक्टूबर और नवंबर दिसंबर में 4 तूफान बनते हैं, एक रिकॉर्ड रहा है, और उससे ज़्यादा बन जाए तो उस ट्रेंड में आप समझेंगे कि बदलाव हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट इस पर भी पड़ रहा है, भारत के समुद्री क्षेत्रों पर बनने वाले सिस्टमों के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखें, ज़्यादातर साइक्लोन स्टॉर्म जो भी बंगाल की खाड़ी में उठे, इनका जो रास्ता रहा वो पहले उत्तर पश्चिमी दिशा में रहा। सीधी तौर पर सीधे यहीं से मुड़ने वाले तूफानों की संख्या कम थी। जैसे जैसे आगे बढ़े, तटों के करीब पहुंचने के बाद इनका ट्रैक चेंज हुआ, और यहाँ तक कि ट्रैक यहाँ तक आने के बाद वापस भी बढ़ा है। तो भारत का पूर्वी तटीय इलाका, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तक का रीजन और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्से साइक्लोनिक स्टॉर्म के जद में होते हैं, कि दायरे में होते हैं। अरब सागर में इसी तरह से बनने वाले तूफान, और यहाँ पर आप देखिए एक दिलचस्प बात, कई बार तूफान यहाँ से बनने के बाद, भारत के तटों को पार करते हुए लैंडफॉल करने के बाद, जब अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर डिप्रेशन के रूप में यहाँ पर पहुँचते हैं, तो यहाँ से री इमरजेंस यानी उनके दोबारा तूफान बनने की संभावनाएं, आशंकाएं रहती हैं। और यहाँ पर बनने के बाद ज़्यादा कुछ तूफान यहाँ पर आते हैं। आप देखिए कि नंबर ऑफ साइक्लोन्स जो कि वापस रिकर्व करके लैंडफॉल इंडिया की तरफ, भारत के गुजरात या महाराष्ट्र और कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और गोवा के ऊपर लैंडफॉल करें, ऐसे तूफानों की संख्या बहुत कम है। आमतौर पर ये पश्चिम की दिशा में बढ़ते हुए चले जाते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि रिकॉर्ड क्या कहता है। 1990 से 2020 का ये आंकड़ा है, और इसके अनुसार सबसे ज़्यादा तूफान सी बेसिन में, इंडियन सी बेसिन में, जिसमें इंडियन ओशन का, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों रीजन शामिल हैं। तो इसमें आप देखिए सबसे कम तूफान बनने की संभावना फरवरी में होती है, और मार्च में उससे अधिक तूफान बनने की संभावना रहती है। उसके बाद अब जनवरी तीसरे स्थान पर है, और फिर नंबर ऑफ साइक्लोन्स या नंबर ऑफ डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, ये बढ़ते चले जाते हैं। अप्रैल में ज़्यादा, अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने गर्मियों के मौसम में ज़्यादा अनुकूल होते हैं साइक्लोन बनने के, और इसी तरह से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सर्दियों के मौसम में साइक्लोन बनने के लिए अनुकूल होते हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में जिस दौरान ज़्यादा तूफान बनते हैं। और सबसे अधिक तूफानों के बनने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो अक्टूबर का महीना रहा है। अक्टूबर महीने में ही सुपर साइक्लोन भी आए हैं। हालांकि सुपर साइक्लोन का इतिहास अप्रैल, मई और जून में भी रहा है।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 महीने काफ़ी खतरनाक होते हैं। इसके अलावा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने भी काफ़ी खतरनाक होते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म के। और इस बार आपने देखा ये चौथा तूफान था पोस्ट मानसून अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में। इसमें तेज़, मिथिली, हामून और ये चौथा मिगजाओ। तो ये 4 तूफान अब तक भारत के समुद्री क्षेत्रों पर आ चुके हैं इस बार। और अगला क्या तूफान फिर से बनने जा रहा है। आप देख सकते हैं समुद्र की सतह जहां पर अभी सिस्टम उठ रहा है, जिसका जिक्र मैंने किया था, ये सिस्टम उठ रहा है भारत के तटों से पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में। तो यहाँ पर आप देखिए समुद्र की सतह का जो तापमान है, अगर इस जगह की बात करें तो लगभग लगभग 30 डिग्री के आसपास बना हुआ है। 30 डिग्री क्या या उससे ऊपर का तापमान समुद्र में साइक्लोन बनने के लिए अनुकूल तापमान नहीं है। 27 से 29 डिग्री ज़्यादा अनुकूल माना जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर जहाँ पर ये सिस्टम बन रहा है वहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान एक पैरामीटर इसको फेवर नहीं करने वाला। और जब तक ये सिस्टम इंटेंसिफाई होगा, थोड़ा सा भी लो प्रेशर भी बनेगा, तब तक MJO जो भूमध्य रेखा है उससे हिंद महासागर के आगे बढ़ चुकी होगी। और ऐसे में जो MJO का सपोर्ट है उसका सपोर्ट भी नहीं मिल पाएगा। वर्टिकल विंड शेयर का लो होना, यानी लंबवत पवन कतरनी जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उसका कम होना ज़रूरी है साइक्लोन बनने के लिए। तो वो भी अभी कम नहीं है। मीडियम टू हाई स्पीड में हवाएं चल रही हैं इसके ऊपर, सतह सरफेस से लेकर 6 किलोमीटर के बीच में। तो ये जो हवाएं चल रही हैं, ये हवाएं इस सिस्टम को उठने नहीं देंगी, इस सिस्टम को इंटेंसिफाई होने नहीं देंगी। तो चांसेस, अगर हम इन 3 पैरामीटर को देखें, समुद्र की सतह का तापमान, वर्टिकल विंड शेयर और MJO, तो यहाँ पर साइक्लोन बनने की संभावना कम है। वैसे अभी जो दिख रहा है मॉडल में, वो इस सिस्टम के बनने के बाद इसके दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। आमतौर पर अरब सागर में कोई भी तूफान बनते हैं तो ये दक्षिण पश्चिम में न जाकर बल्कि पश्चिम या उत्तर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इन पैरामीटर्स को अगर हम देखें तो साइक्लोन बनने की संभावना अरब सागर में जल्दी नहीं है फिलहाल। लेकिन इसके बावजूद मैं हमेशा से, आपने अगर वीडियोस देखे होंगे मेरे, तो मैंने हमेशा से जब भी कोई सिस्टम उठता है, चाहे वो अरब सागर का रीजन हो या फिर बंगाल की खाड़ी का, लेकिन किसी भी सिस्टम को मैं इमीडिएटली सिरे से खारिज नहीं करता हूं। और उसको कंसीडर हमें करना चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण कई सारे मापदंड धरे के धरे रह जाते हैं और मौसम कुछ ऐसा बर्ताव करता है जिसका खामियाजा हमारे लोगों को भुगतना पड़ता है। तो हमें सतर्क रहना होगा इस पर। इस जगह पर समुद्र की जो परिस्थितियां हैं, समुद्र में और एटमॉस्फेयर में जो परिस्थितियां हैं, उनका अध्ययन लगातार करते रहना होगा। और अगर ये बनता है रिकर्व करके भारत की तरफ आने की संभावना या आशंका ज़रा सी भी नज़र आती है, तो हमें पहले से ही अपने लोगों को अलर्ट करना होगा। क्योंकि पूर्वी तटों पर जो तबाही अभी मची है मिगचाओं की वजह से, इसके कारण यहाँ पर लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, जान और माल का नुकसान हुआ है। तो फिलहाल अभी इसकी जो प्रबल संभावना है वो बहुत कम नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम स्ट्रांग ज़रूर होगा, धीरे धीरे हो सकता है कि लो प्रेशर में तब्दील हो, लेकिन साइक्लोन बनेगा कि नहीं इसको लेकर के अभी असमंजस है। और असमंजस नहीं, मैं कहूँगा कि 60-70% से ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बिल्कुल भी साइक्लोन नहीं बनेगा। तो रही बात तूफान की, और अगले कुछ दिनों के दौरान भारत के राज्यों में क्या कुछ परिवर्तन मौसम में हो सकता है, वो डिपेंड करेगा WD के ऊपर। अब WD यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जब उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर WD के प्रभाव से अच्छी बर्फबारी होगी, तभी वहां से चलने वाली ठंडी हवाएं अपना असर दिखाएंगी। और सीकर, हिसार, सिरसा से लेकर के अमृतसर तक इन जगहों पर 0 डिग्री के करीब तापमान पहुंचेगा। दिल्ली NCR में 3-4 डिग्री तक तापमान पहुंचेगा, क्योंकि अब समय आ गया है। और अब तापमान में अगर गिरावट नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि फसल को नुकसान हो सकता है, क्योंकि एबव नॉर्मल टेम्परेचर कई जगहों पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो अगला WD 11 दिसंबर को आ सकता है, उसके बाद एक 14 और 15 दिसंबर को आने वाला है। हो सकता है कि वो आगामी जो WD हैं उनके प्रभाव से पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्टूबर के बाद से नवंबर दिसंबर में तो काफ़ी बार स्नोफॉल के आ जाते हैं। और कई बार हम खबरों में सुन लेते हैं कि जम्मू और श्रीनगर का संपर्क टूट गया है, क्योंकि दोनों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग भारी बर्फबारी के कारण बंद हो गया है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। और जब तक बर्फबारी अच्छी नहीं होगी तब तक ठंडक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों, मध्य भारत, पूर्वी भारत और यहाँ तक कि दक्षिण भारत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तक तापमान में बड़ी गिरावट देखने को अभी नहीं मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारियाँ ठीक लगें तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में। और साथ ही साथ
इस वीडियो में दी गई जानकारियों के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।